हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी लेखपाल के लिए जो भी नया सिलेबस न्यू पैटर्न पर जारी किया गया है, उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों ये क्लासें आपको उपलब्ध कराई जा रही है। तो बने रहिएगा क्लास में। तो दोस्तों, हमारा जो पहला टॉपिक है वो भारतीय इतिहास है। चलिए क्लास को आरम्भ करते हैं। प्रश्न नंबर आपका 1 है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है? यदि आपने ऑप्शन ए चुना है तो ये सही है, ऑप्शन ए सही है, परंतु यहाँ पर डी चुनने वाले विद्यार्थियों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अशोक के नाम का उल्लेख मास्के और गुजरा के अलावा नेटूर में भी होता है, ऊडे गोलम में भी होता है। इनको आपको याद कर लेना है। चलिए, 1178 ईस्वी में किस लेखक ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? 1178 में तो ये पराजित किया था भीमद्वितीय ने। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी विकल्प, जो कि सही है। भीमद्वितीय ने ही जो है इसको पराजित किया था। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। बेसिन की संधि 1802 ईस्वी के द्वारा निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों की संरक्षता स्वीकार की थी? किसने की थी? बताइए क्या आंसर बनेगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा बाजीराव द्वितीय। बेसिन की संधि ये कब हुई थी? 1802 में हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई परीक्षा में सीधा यहीं से प्रश्न बना है दोस्तों। चलिए, प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए साइमन कमीशन भारत कब आया था? क्या 1931 में आया था, या 28 में आया था, या 27 में आया था, या 30 में आया था? आपको आंसर सही चुनना है। तो साइमन कमीशन भारत आया था सन 1928 में आया था। तो यहाँ पर बी विकल्प आपके प्रश्न का राइट आंसर है। यदि नियुक्ति का था तब 1927 हम लगा देते। चलिए, मनसबदारी प्रणाली निम्न में से किसने आरंभ की थी? मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो ये आरंभ की थी दोस्तों अकबर ने। बी विकल्प आपके प्रश्न का राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, दोनों से ही 5 प्रश्न आएंगे। मैंने 5 प्रश्न दोनों ऐड किए हैं, परंतु एग्जाम में टोटल इन दोनों टॉपिक से 5 प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन देखिए आप। तो ये स्थापना की गई थी बलिया जिले में। तो यहाँ पर सेकंड विकल्प राइट आंसर है। समानांतर सरकार ये बनी थी दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को लगाते हैं। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? तो ये तो बहुत ही फेमस आंदोलन है, जो कि बिहार राज्य में प्रारंभ किया गया था। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ की वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे को रिक्त स्थान फिल करना आंदोलन कहा जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन, विदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वदेशी आंदोलन। याद रखना है दोस्तों आपको, बहुत ही अच्छा ये प्रश्न यहाँ पर है, स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1940 में। तो सी विकल्प यहाँ पर आपके प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूरी डेट याद करनी है तो कर लीजिए दोस्तों। 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी विनोबा भावे ने की थी। ये भी एक अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है दोस्तों कि एक अखिल इस्लामी आंदोलन तहरीक रेशमी रुमाल किस आंदोलन से शुरू हुआ था? चारों को देखिए, इम्पोर्टेंट रहेगा। देवबंद आंदोलन से, तहरीक रेशमी रुमाल आंदोलन जो है देवबंद आंदोलन से ये शुरू हुआ था। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो भूगोल का है। भूगोल के 5 प्रश्न आएंगे, चाहे वो भारतीय भूगोल हो या फिर विश्व का भूगोल हो, दोनों से ही 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। रिक्त स्थान फिल करना है दोस्तों। गैस पृथ्वी से दीर्घ तरंग अवरक्त विकिरण अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित करती है। अवरक्त विकिरण को अवशोषित किया जाता है, तो ये किया जाता है, इसमें आएगा ग्रीन हाउस। तो बी विकल्प यहाँ पर राइट है। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सर्वाधिक लवणीय झील है? दूसरी सर्वाधिक लवणीय झील आपसे ये पूछ रहा है। राइट आंसर हो जाएगा मर्त सागर, क्योंकि सबसे अधिक जो लवणीय झील है दोस्तों वो तुर्की की वान झील है। कौन सी झील है? वान झील है। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है वान झील है। इसमें जो है कितने प्रतिशत है? 330%।
ठीक है, लवणता पाई जाती है, जबकि मध्य सागर में 238% ही लवणता देखने को मिलती है। तो पहली और दूसरी तो याद ही रहनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट था। 9 डिग्री चंद्र निम्नलिखित में से किसे पृथक करता है? 9 डिग्री तो लक्ष्य होना चाहिए आपका, बताइए क्या आंसर आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्षद्वीप और मिनी कोयको। ठीक है, लक्ष्य का होना चाहिए, 9 का होना चाहिए। तो ऐसे आप कर लीजिए, लक्षद्वीप और मिनी कोयको ये अलग करता है। किस दिन पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर होती है? उस तिथि को बताना है जिस समय दोस्तों पृथ्वी सूर्य के ज़्यादा पास होती है। तो तिथि है 3 जनवरी। तो यहाँ पर बी विकल्प आपके प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी का नाम है दोस्तों नर्मदा नदी, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है, नर्मदा नदी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को लगाते हैं जो कि अर्थव्यवस्था से है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1949 में। डेट भी याद कर लीजिए, 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण जो है हुआ था, और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल। प्रश्न कैसे भी पूछा जाए तो आप आराम से क्वेश्चन को लगा लोगे। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब प्रारंभ हुई? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तो ये प्रारंभ हुई थी जनवरी 2016 को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, मांग वक्र कब अंतरित नहीं होता है? 18 का आंसर आपको देखना है। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, जब विज्ञापन व्यय में कोई बदलाव होता है तो मांग वक्र अंतरित नहीं होता है। ठीक है, ऐसे प्रश्न ही आएंगे दोस्तों। और सेशन पसंद आने पर लाइक शेयर कीजिएगा भाई। बैंक ऋण के प्रयोजन के लिए अल्पकालिक फसल किसे मानी जाती है? बैंक ऋण के प्रयोजन के लिए अल्पकालिक फसल किसको माना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो फसल 1 वर्ष या उससे कम के लिए उगाई जाती है उसी को अल्पकालीन फसल जो है माना जाता है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। कितना अच्छा क्वेश्चन था ये। जिस बाजार संरचना में केवल रिक्त स्थान के लीजिए विक्रेता होता है उसे एकाधिकार कहते हैं। तो एकाधिकार कहते हैं, क्या आएगा? तो इसमें आएगा एक। जिस बाजार संरचना में केवल एक विक्रेता होता है, कौन भला? एक विक्रेता होता है, उसे ही एकाधिकार कहते हैं। अब आते हैं भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन पर। भारतीय संविधान लोक प्रशासन ये हमारा सिलेबस में टॉपिक है। पहला क्वेश्चन इसका देखिए जो कि क्वेश्चन नंबर 21 है। कार्रवाई संचालन हेतु लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना है? तो 1/10 भाग होता है। बी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान करने की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? ये 61वां संविधान संशोधन था। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 61वां संविधान संशोधन 1989। ठीक है, दोबारा इसको घटा करके 21 से 18 कर दिया गया था। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विकल्प। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है? भारत में कोई सीमा नहीं है, एक व्यक्ति कई बार भी राष्ट्रपति पद के लिए चुना जा सकता है। तो यहाँ पर आपका डी राइट आंसर था। नेक्स्ट प्रश्न को लगाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? किसे संबोधित करेंगे? राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाह रहे हैं तो ये देंगे दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति को। सी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। अब दोस्तों जो है हम हिंदी के प्रश्नों को लगाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य दर्शाता है? जिसमें कर्म की प्रधानता हो उसी को कर्मवाच्य कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं लेख लिखता हूँ, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया है, रमेश कपड़े धो रहा है, राधा से चला नहीं जाता है। कर्मवाच्य तो मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, ये आपके प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर बी विकल्प राइट आंसर है। कदाचित शाम तक वो वापस आ जाएंगे, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचाने।
कदाचित शाम तक वो वापस आ जाएंगे। संभाव्य भविष्यत, संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध भूतकाल, सामान्य भविष्यत। तो आप एक संभावना ही तो जता रहे हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा, संभाव्य भविष्यत। नेक्स्ट प्रश्न, हम दोनों शांतिपूर्वक पढ़ते रहते हैं। इस वाक्य में पूरक शब्द कौन सा संबंध बोधक है? मौलिक, यौगिक, सविभक्तिक, निर्विभक्तिक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलिक। हम दोनों सावधानीपूर्वक पढ़ते रहते हैं। इस वाक्य में पूरक है मौलिक। नेक्स्ट, अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के अनुसार बताइए क्या आंसर आएगा। तो अर्थ के अनुसार दोस्तों 4 क्रिया विशेषण होते हैं। डी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य, 2 वाक्य जहाँ पर जुड़े हुए होंगे उसी को संयुक्त वाक्य बोला जाता है। मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ। क्या ये हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने खाना खाया और सो गया। परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो। आप बताइए कि आपकी क्या समस्या है। आप बताइए कि आपकी समस्या क्या है। तो यहाँ पर मुझको बी आंसर लग रहा है। यदि आपने भी बी ठीक किया है तो बिल्कुल सही होगा। उसने खाना खाया और सो गया। 2 वाक्य को एक साथ जोड़कर ही संयुक्त वाक्य बन जाता है। नेक्स्ट पर आते हैं, जो कि यहाँ पर एक संधि विशेष संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो आप संधि विच्छेद कीजिए। प्राग प्लस मुख किसका संधि विच्छेद है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्राण मुख का है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। कल की क्लास नहीं देखी तो जरूर देखा करो भाई। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन जो प्रैक्टिस में बार बार आने से अच्छे से तैयारी हो जाती है। राइट आंसर होगा नेत्र। ठीक है, नेत्र कैसे होते हैं? अच्छे होते हैं। ठीक ठाक नए हो जाना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, दूध का दूध, पानी का पानी। बिल्कुल उचित न्याय करना ही ये इसके लिए सेट रहेगा। कीर्षाणु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं पर ध्यान दीजिए, कीर्षाणु का। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अतुल। अतुल जो आदित्य का अनुपम का पर्यायवाची होता है, जबकि धूमकेतु, पावक और वायु सखा, इसको याद कर लीजिए, ये भी अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। प्रेम सागर किसकी रचना है? तो राइट आंसर हो जाएगा लल्लू लाल जी की प्रेम सागर जो है रचना है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, जो कि हमारा प्रश्न है पर्यावरण से। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारक है? वन उन्मूलन। तो यही राइट आंसर हो जाएगा। वनों की कटाई से ही भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन जो है बिगड़ता है। ये राइट आंसर था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? तो यहाँ पर देखिए, लकड़ी काटना आएगा, जबकि वन महोत्सव नहीं आएगा। वन रोपण लगाने से संतुलन नहीं बिगड़ेगा। सामाजिक वानिकी भी नहीं आएगा। तो ए विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, लकड़ी काटने को ही वन उन्मूलन कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है, किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? जल प्रबंधन का, वन रोपण का, वन्य जीव सुरक्षा का, औद्योगिक प्रबंधन का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औद्योगिक प्रबंधन का नहीं है। औद्योगिक प्रबंधन का नहीं आएगा। ठीक है, औद्योगिक प्रबंधन से पारिस्थितिकी संतुलन का कोई संबंध नहीं है, बल्कि इससे तो बिगड़ता ही है। नेक्स्ट, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है उसका नाम है नाइट्रोजन। हवा में दोस्तों 78% नाइट्रोजन जो है विद्यमान है। नेक्स्ट पर आते हैं, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी? सिंपल सी बात है, पौधे हमको क्या देते हैं? ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं, तो ऑक्सीजन की जो है कमी हो जाएगी। डी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का कार्य नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करना बिल्कुल करता है। सौर का अवशोषण करना ये भी करता है। वायु का प्रदूषण, ऑक्सीजन विमुक्त भी करते हैं, तो वायु का प्रदूषण नहीं आएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, तो दोस्तों इस क्लास में हमने जो भी आपके जीएस संबंधी टॉपिक थे उन सभी को कवर किया है। केवल 5 क्वेश्चन ग्रामीण परिवेश की इस क्लास में नहीं लिए हैं। तो दोस्तों चैनल पर बने रहिएगा, तब जा कर के ही ऐसी क्लासें हम उपलब्ध कराएंगे।
नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद आपका।